आज का संकल्प कल की सिद्धि। 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 साल का विजन लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखा। यानी कि 100 साल पूरे होने पर जिन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री ने आज देश का विजन साफ किया, उसी रास्ते पर आने वाली सरकारें चलेंगी, ये दावा है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि आज जो आधार बनाया जा रहा है वो 25 साल बाद यानी कि आजादी की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर इसी लाल किले से उपलब्धि के तौर पर गिने जाएंगे। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और इनका बकवास जारी है। जबकि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने किसानों को अपमानित किया है और इसी मुद्दे पर आज है बड़ी बहस। पचहत्तर साल पूरे, 100 का रोड मैप तैयार। जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी। विजन 25 ईयर विपक्ष को नहीं आया रास। बेहतर होता प्रधानमंत्री जी बेरोजगारों पर कुछ ठोस रोजगार नीति की बात करते, ताकि लोगों को करोड़ों रोजगार सृजन करा करके उन्हें रोजगार देते। छोटे किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना। किसानों के मुद्दे पर सियासी तकरार। जहाँ एक तरफ अन्नदाता अपमानित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें उलझाने के लिए अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का नया प्लान। जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। सपनों के शब्द जाल से कौन कर रहा गुमराह। शब्दों के मोहक जादू फैलाया और एक बार फिर देश को अपने वाक जाल में फंसाने का असफल। आज का संकल्प कल की सिद्धि। और इससे पहले कि अपने मेहमानों का रुख करें, आज का न्यूज 18 का क्या सवाल है ये आपको बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि 75 साल पूरे, 100 का रोड मैप तैयार। छोटे किसान देश की शान, लेकिन विपक्ष क्यों परेशान, ये हमारा आज का सवाल है। वहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने आज जो संकल्प लिया है, कल की सिद्धि होगी, ये कहना है पीएम का, लेकिन इस पर किसे ऐतराज है। न्यूज 18 की ये सवाल आपके सामने। और बता दें, इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, ओमकार नाथ सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संजय चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता एसपी। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, और सतीश प्रकाश समर्थक है बीएसपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ओमकार नाथ सिंह जी आपसे ही है, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी को मौका बाद में मिलेगा सभी सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन अभी ओमकार नाथ सिंह जी, क्यों जयराम रमेश कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन इनका बकवास जारी है। आपको पीएम की बातें बकवास क्यों लगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज भाषण किया है वो बड़ा ही निराशाजनक था और खाली वाहवाही बोल रहे थे। टीकाकरण की बात उन्होंने की, किसानों की बात नहीं की। टीकाकरण में उन्होंने बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखा। किसानों की बात की बच्चे 16 महीने से क्लास नहीं कर रहे हैं। क्या कौन सा आश्वासन दिया उनको? छोटे किसानों की शान कह दिया उन्होंने, लेकिन जो हड़ताल कर रहे हैं उनको आज दिल्ली के लाल किले से अनुरोध करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था हम आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे और उसको करेंगे। वही छोटे किसान तो परेशान है।
और छोटे किसान देश की शान तक कब बनेंगे जब आप उनको देश की शान बनाने में सहायक होंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने टीकाकरण की बात की, कहा 54 करोड़ लोगों को टीका लग गया। प्रधानमंत्री आप देश के हैं, दोनों टीका कुल 10 करोड़ लोगों को लगा है, 11 करोड़ लोगों को, 10,81,27,841। और आप ये समझ लीजिए कि इतने बड़े देश में जो 100 करोड़ और 150 करोड़ आपको लगाने हैं, वहां आप 10 करोड़ दोनों लोगों को लगा पाए हैं, और 18 साल के बच्चों की गिनती इसमें नगण्य के बराबर है। तो लगा ही नहीं है, पहली भी लगा है तो बहुत कम है। अब आप बताइए 16 महीने से जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनकी क्या दशा होगी। प्रोफेसर रितिका खेड़ा है IIT की, उन्होंने यूनिसेफ और यूनिसेफ का उदाहरण लिया है और उन्होंने और यूनेस्को का, और उन्होंने बताया है कि भारत में कुल जो है भारत में कुल 17%, ठीक है, 6% ग्रामीण घरों में और 25% शहरी घरों में टीका, मतलब वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर है। यानी कि आपको जो सबसे गलत बात, निराशाजनक बात लगी वो टीकाकरण का मुद्दा आप उठा रहे हैं, इसलिए आपको पीएम की बातें बकवास लगी। हालांकि लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो एक प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं, ना कि किसी पार्टी का कोई नेता। ठीक है, आपके पास आऊंगी। आप बताइए इतनी भारी मात्रा में जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे औसत बच्चे लखनऊ में भारत के जो क्लास स्टार्ट करते हैं तो वो पीछे हो जाते हैं हर चीज। ठीक है, ओमकार नाथ जी, आपके सभी सवालों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता देंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप बताइए, आपको भी ये बातें प्रधानमंत्री की अच्छी नहीं लगी? आप कह रहे हैं कि किसानों का जिक्र ही नहीं किया प्रधानमंत्री ने, जबकि अपने भाषण में 29 बार किसान शब्द का इस्तेमाल किया, छोटे किसानों की बात कही, और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से ब्लॉक स्तर पर उनके लिए वेयर हाउस बनाए जाएंगे, तमाम बातों का जिक्र किया उन्होंने। फिर क्या बात पसंद नहीं आई आपको? धन्यवाद मेनका जी। और एक प्रधानमंत्री के नाते देश में जो भी बोल रहे हैं उनकी बात का आदर है, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते मैं अपनी बात की शुरुआत और आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ आपके करोड़ दर्शकों के माध्यम से एक शेर से करना चाहूंगा कि गुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, गुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, इतनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। आज किसानों की बात कर रहे हैं और 11 महीने से हमारे देश के बॉर्डर में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। छोटे किसानों की बात कर रहे हैं। छोटे किसानों के बारे में बता दें, जो छोटे किसान वो होते हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन होती है खेती के लिए, और वो सिर्फ मात्र ऐसे 4 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जिनके पास इससे ज्यादा जमीनें हैं। इसका मतलब अधिकतर किसान जो है वो छोटे किसान इस पूरे देश में। पीएम ने भी तो यही बात कही कि अधिकतर किसान जो है 80% से ज्यादा किसान छोटे किसान हैं, और उन किसानों को लेकर आज तक कोई ठोस नीति नहीं बनी थी, और अब नीति बनाने की कोशिश हो रही है। जिन लोगों का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जिन लोगों का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 8 महीने से वो आंदोलन पर हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बड़े किसान के रूप में देख रहे हैं, छोटे किसानों की नुमाइंदगी नहीं करते, ये कह रहे हैं। लगता है कि आप बहुत छोटी सी बात कर पा रही है, आप नहीं समझ पा रही इस बात को। इस देश में 2014 से लेके 2021 तक पिछले 10 घंटे 41 मिनट तक प्रधानमंत्री ने लाल किले प्राचीर से एक भाषण दिया है, 10 घंटे 41 मिनट पर, और लगभग 2 दर्जन ऐसी किसानों के ऊपर योजनाएं हैं जिन पे कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं प्रचार पे और उस पे फैलाने पे। और अगर इसके अलावा छोटे किसानों की पूरी आय निकाल ली जाए तो वो उससे बहुत कम है। इसका मतलब जो लाभार्थी हैं उनके प्रचार पे इतना पैसा खर्च हो गया है। आप गजब का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, आप गजब का। अगर दूसरे प्रधानमंत्री को मिले इतने घंटे लाल किले से बोलने का मौका तो वो भी बोलेंगे, दूसरा कोई और भी प्रधानमंत्री के पद पर हो तो वो नेता भी बोलेगा इतने घंटे। प्रचार की आप बात कर रहे हैं, तो आज कौन सी पार्टी है जो प्रचार पर खर्च नहीं कर रही है? मेनका जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बात करेंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपके सवालों को आगे रखूंगी, आपके सवालों को मैं बीजेपी के सामने भी रखूंगी। अच्छा ठीक है, आप मैं उनको बताना चाहता हूं। ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप समाजवादी पार्टी ने आज ही नारा दिया है, सब आए सबको स्थान सबको सम्मान। ये नारा तो बहुत हद तक प्रभावित लग रहा है पीएम के नारे से, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, उससे प्रभावित लग रहा है। नहीं, समाजवादी पार्टी का नारा है सबको साथ में लेके चलने का, और साथ में समाजवादी पार्टी का आज का नारा है अनुशासन से शासन।
और अनुशासन से शासन करना, ये माननीय अखिलेश यादव ने आज बोला है और हम इसी के साथ 2022 में लाएंगे। तो ये भी कहा है उन्होंने, सब आए सबको स्थान सबको सम्मान। आपको नहीं लगता कि प्रभावित है ये नारा? जमीनी स्तर पे हम अखबारों में और होर्डिंग्स में नहीं रहते हैं, हम जमीन पे काम करते हैं। समाजवादी लोग, गरीब तबके के लोग, पिछड़े तबके के लोग, चलिए उम्मीद करेंगे वाकई उम्मीद करेंगे। चलिए, मेरे पास बीजेपी के लिए कई सवाल इकट्ठा हो गए। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा, आपने भी कहा। अब बीएसपी के पास चलती हूँ, उसके बाद बीजेपी के पास आऊंगी। सतीश प्रकाश जी, बीएसपी की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं। पीएम ने सुबह कहा, कई घंटे बीत गए। क्या आप पूरी बातों से सहमत है प्रधानमंत्री के? नहीं, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। और लाल किले की जो प्राचीर है, वहां देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर बोलते है ना, वो कोई चुनावी सभा नहीं है। प्रधानमंत्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप चुनावी सभाओं में जाइए, आप बीजेपी की तारीफ कीजिए, अपनी योजनाओं की तारीफ कीजिए, लेकिन ये महामारी का काल है ना। आजादी के साथ साथ ये महामारी का काल है। इसी देश में तमाम स्वास्थ्य खामियों को लेकर के लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शायद ये अच्छा मौका था कि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री उन लोगों के दुख दर्द के ऊपर मरहम लगाते और सरकार उन खामियों के ऊपर भी चर्चा करती, या भविष्य में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी, इस कोरोना की बीमारी से आपने क्या सीखा, इस महामारी की बीमारी से आपने क्या सीखा, या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आप चेंज लेकर के आएंगे, ये सारी चीजें। देखिए, कहीं ना कहीं चुनावी फायदे की बात आप प्रधानमंत्री जी करते नजर आ रहे हैं। कौन सी बात आपको चुनावी फायदे वाली लगी? नहीं, सुनिए। देखिए, मेडिकल कॉलेज में आपने ओबीसी को आरक्षण दिया, ठीक है, लेकिन वही ओबीसी में एक मुद्दा है ना, वही ओबीसी का जातीय जनगणना की बात भी कर रहे हैं ना। अगर देश के प्रधानमंत्री जी को जातीय जनगणना को लेकर के कोई आशंका थी, तो ये अच्छा मौका था कि देश के नाम एक संदेश देते कि बीजेपी इस वजह से जो जातीय जनगणना के आंकड़े हैं उनको जारी नहीं कर रही है, या जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती। शायद ये अच्छा मौका था। और दूसरी बात, किसान की आप बात कैसे करेंगे? तो एक तरफ, अच्छा ठीक है सतीश जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं थे लाल किले की प्राचीर पर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने क्यों जातिगत जनगणना के आंकड़ों को आगे नहीं रखा या नहीं कराना चाहती गणना, उसकी बात करें तो ऐसी बात वो कैसे कर सकते थे? तब तो वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता। फिर वो मतलब आपके मन की बात हो तो ठीक, आपके मन की बात ना हो तो फिर वो राजनीति। सुनिए, देखिए, लाल किले की प्राचीर से बोलना, वहां देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं और पूरे देश में जो देश की समस्याएं हैं, जो लोगों की आशंकाएं हैं, ये एक अच्छा मंच है कि देश के प्रधानमंत्री उन आशंकाओं को, लोगों को शांत करें। तो देश की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आपको जातिगत जनगणना ही लग रही है, ठीक है? ये भी एक समस्या है। चलिए, अभी सभी सवाल इकट्ठा हो गए मेरे पास, सभी सवाल इकट्ठा हो गए। संजय चौधरी के पास चलूंगी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, कांग्रेस ने कहा है कि टीकाकरण को लेकर जो बात प्रधानमंत्री ने कही पूरी तरह से झूठ कही। 2 डोज सिर्फ 10 करोड़ लोगों को लगा है, ना कि वो आंकड़ा सही है जो पीएम ने कही। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात आपने सुनी, किसानों के मुद्दे की बात हो, टीकाकरण की बात हो, किसी भी बात से वो खुश नहीं है। बीएसपी समर्थक की भी बात आपने सुन ली, आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के मेरे वो मित्र इस बात को कह रहे हैं जिन्होंने इस देश में विदेशी पोलियो की ड्रॉप पिलाने में 25 साल लगाए थे। 25 साल में वो पोलियो की ड्रॉप पिला पाए थे केवल बच्चों को। वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि हमने इतने कम समय में देश में वैक्सीन बनाकर इतनी जल्दी क्यों नहीं कर पाई, चुटकी बजाते में क्यों नहीं कर पाई। जबकि इनके जो आलंबरदार हैं वो तो वैक्सीनेशन को इसका हल मानते ही नहीं। समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र कह रहे थे किसानों की बात नहीं हो रही, वो शायद उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश में किसानों का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ है, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद हुई है, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। अगर किसी चीज में कोई व्यक्ति के नाराज है, उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो चीजों में बढ़ोतरी होगी या उसमें वो चीजें का रेट नीचे जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान खुश हैं? आप ये कह रहे हैं बढ़ रही है उसका, क्या आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान खुश हैं? अगर खुश हैं तो फिर राकेश टिकैत कह रहे हैं लखनऊ आएंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, राकेश टिकैत के साथ अगर लोग बचे होते, उनके साथ तो ज्यादातर पंजाब के लोग हैं, उनका स्वागत है। वो यहाँ पर आए थे, उनसे कहा था कि बिल्कुल आइए।
अब उन्होंने समस्या बदल दी है। अब वो कहते हैं कि गेहूं का रेट बढ़ा दिया जाए, उसका गन्ने के रेट की बढ़ाने की बात करते हैं। आप जरा रिकॉर्ड को देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा की इन दोनों की सरकारों ने मिलकर जितना गन्ने के मूल्य का भुगतान किया था, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में गन्ने के मूल्य का भुगतान किया है। मेरे बसपा के मित्र एक सवाल कर रहे थे, वो बसपा में नहीं है ऐसा वो कहते हैं, उसकी विचारधारा के नजदीक है कि हेल्थ पर कुछ करना चाहिए, हेल्थ पर कुछ कहना चाहिए। शायद उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भाषण, उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही, डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम की बात की, जातिगत जनगणना की बात कही। मैं सारी चीजों का जवाब दे रहा हूं। जातिगत जनगणना की वो बात कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, जातिगत जनगणना ये सॉल्यूशन है या एक प्रोसेस है सॉल्यूशन के लिए? हम उस सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं और हमने काम करके दिखाया है। ये जिनके साथ समझौता करते हैं वो पिछड़ा वर्ग आयोग को स्टैंडिंग कमेटी में ले जाने की बात करते हैं। जब उस कमेटी में जाता है तो वहां उसका विरोध करते हैं, और राज्यसभा में भी इनके साथियों ने विरोध किया था, वो इनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम सारे फ्रंट पर, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग बनाने की बात हो, ठीक है, आपने एक एक लगभग सभी का जवाब दिया, ठीक है, ओबीसीज को। संजय जी आपके पास आऊंगे, विशाल मिश्रा जी भी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी सुना लाल किले की प्राचीर से, और अभी आप सभी को भी वो सुन रहे हैं। विशाल मिश्रा जी, अगले 25 साल का विजन भी पीएम ने रखा। उन्होंने कहा कि आज हम जो संकल्प ले रहे हैं अगले 25 साल बाद वो सिद्धि के तौर पे गिने जाएंगे। पीएम की बातों पर और अभी सवालों पर आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आज़ादी के 75वें वर्ष पर स्वतंत्रता पर्व के पावन पर्व पर आप सभी को और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। जी, आपको भी बधाई। जहाँ तक आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लाल किले की प्राचीर से संबोधन का प्रश्न है, तो उन्होंने आने वाले 25 सालों का जो रोड मैप रखा है, उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो उन्होंने रोड मैप रखा है वो रखा है एनर्जी इंडिपेंडेंस का, कि भारत को आने वाले वर्ष में 2023 तक उन्होंने बोला है कि जब हम 25 मतलब जो है 100 वर्ष मना रहे हों, तब तक हम आज़ादी के मामले में अपना इंडिपेंडेंस पूरा कर लें। देखिए क्या है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे वो इंटरनेशनलिज्म के मामले में हो, चाहे डोमेस्टिक मामले में हो, और भारत, आज का जो भारत है वो एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि पिछले कार्यकाल के दौरान किस तरीके से अभूतपूर्व एक नए इनोवेटिव तरीके से काम किए गए हैं, चाहे वो अपने फौज के सिपाहियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन हो, चाहे 1 टैक्स पॉलिसी जीएसटी के फॉर्म में हो, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, चाहे आज महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सैनिक स्कूल में दाखिले की बात हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक विजन रखा है, उन्होंने एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ अपने युवाओं को और जरूरी भी है, विजन में पॉजिटिविटी जरूरी भी है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से जब कोई प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे होते हैं तो उस संबोधन पर नजर सिर्फ देश की नहीं होती है बल्कि विश्व की नजर भी होती है, क्योंकि उस देश का रोड मैप उस भाषण में होता है। तो बहुत जरूरी कि पॉजिटिविटी हो, सबका साथ, सबका विश्वास की बात हो। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। आज झंडा फहराने के बाद, तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 88 मिनट तक देश को संबोधित किया, और उस संबोधन का विश्लेषण लगातार जारी है, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं और जवाब भी दिए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। संजय चौधरी जी, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि किसान कोई मुद्दा नहीं है, पीएम ने तो पूरे देश के किसानों की बात कही, लेकिन हम यूपी की नजर से अगर देखें, किसान कोई मुद्दा नहीं यूपी में, ये आप कह रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री को छोटे किसानों का जिक्र क्यों करना पड़ा? किसान तो किसान है, बड़े हो या छोटे, फिर कैटेगराइज क्यों करना पड़ा? संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, किसान देश की आत्मा है, किसान इस देश का आधार है, और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो गांव, गरीब और किसान पर ही केंद्रित है। आप देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय की योजना हो, या आपने देखा होगा कि
उज्ज्वला योजना मेरा हो, सवाल सीधा सीधा है, मेरा सवाल सीधा सीधा है कि छोटे किसान बड़े किसान की चर्चा लाल किले से क्यों? छोटे किसान देश की शान, बड़े किसान भी तो शान ही है, किसान तो किसान है। नहीं, लेकिन आप देखिए हमारी, देखिए ये आप आज के इस अवसर को अगर देखेंगे 75वीं वर्षगांठ को, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने अपना प्रतिनिधित्व किया है, ये हमारी उस मूलभूत विचारधारा की भी जीत है जो कहती है कि अंत्योदय से हम विकास करेंगे। अंत्योदय का मतलब विकास की कतार में सबसे पीछे खड़ा होने वाला व्यक्ति, पीछे खड़ा होने वाला व्यक्ति होगा जिसके पास सुविधाएं कम है। अब किसानों में भी जो छोटा किसान होगा वो अगर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बात कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचकर किया होगा जैसे कि आज छोटे किसानों की बात कर रहे हैं। नहीं, वहां आप नहीं मानेंगे, वहां नहीं मानेंगे। ठीक है, आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं, वक्त बहुत कम है मेरे पास। आशुतोष जी आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने हिसाब से सवालों का जवाब दिया और उत्तर प्रदेश की बात करने में ये करवाने लगे। आज भी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है कि पिछली 2 सरकारों ने, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार और बीएसपी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा बढ़ाया। इनमें से भी गन्ने का समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 सालों में क्यों नहीं बढ़ाया? लेकिन ये भी एक हकीकत है आशुतोष जी कि पहले किस तरीके से गन्ना मूल्यों का भुगतान नहीं होता था। समर्थन मूल्य जरूर बढ़े लेकिन भुगतान नहीं हो पाता था। इस बार सरकार का दावा है कि रिकॉर्ड भुगतान हुआ है गन्ना किसानों का। ठीक है, ये बहस आगे भी चलती रहेगी, ये बहस आगे भी चलती रहेगी। टेलीविजन में वक्त की पाबंदी होती है। बहुत माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अपर्णा का।